नमस्कार साथियों, मनोविज्ञान का एक और टॉपिक लेके आए हैं हम, अधिगम। आइए इसके बारे में जानते हैं। अधिगम या सीखना एक क्रिया है। इसकी दो विशेषताएं हैं, सार्वभौमिकता और निरंतरता। यह क्रिया प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक समय चलती रहती है। इसी कारण मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसी सीखने के द्वारा व्यक्ति अनुभव प्राप्त करता है और व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। अनुभव के द्वारा परिवर्तन आना ही अधिगम कहलाता है। कि आपने क्या सीखा। सीखने को प्रभावित करने वाले अनेक कारक होते हैं। ऐसे अनेक कारक हैं जो सीखने की प्रक्रिया को सहायता देते हैं या बाधक बनते हैं। परिपक्वता भी उनमें से एक है। बालक जन्म से ही सीखना आरंभ कर देता है। वह जीवन पर्यंत सीखता रहता है। बालक जन्म के समय असहाय होता है, शैशव अवस्था के समय भी असहाय रहता है। उसका पालन पोषण दूसरों पर निर्भर रहता है, लेकिन बालक धीरे धीरे पर्यावरण से अनुकूलन करना सीख जाता है। इस सीखने में दो तत्व उसकी सहायता करते हैं, परिपक्वता और अनुभूति से लाभ उठाने की योग्यता। परिपक्वता सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। अब परिपक्वता दो प्रकार की होती है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक व मानसिक परिपक्वता दोनों ही प्रकार की परिपक्वता सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। शारीरिक व मानसिक परिपक्वता वाले नवीन पाठ को सीखने के लिए तो उत्सुक रहते हैं, अतः वे सीखने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं करते। यदि बालक शारीरिक व मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है तो सीखने में उसका समय और शक्ति नष्ट होती है। ऐसे बालक देर से सीख पाते हैं। एक और अर्थ है सीखना अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। दूसरे शब्दों में अधिगम यानी सीखना अनुभव के आधार पर प्रतिक्रिया में परिवर्तन का नाम है। सीखने की विशेषताएं क्या हैं? सीखने का अर्थ व्यवहार परिवर्तन है। सीखना नवीन प्रक्रिया की पुष्टि है। सीखना जीवन भर चलता रहता है। सीखना उद्देश्यपूर्ण है। सीखना नया कार्य करना है। सीखना सक्रिय है। सीखना वातावरण की उपज है। सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना खोज करना है। यह व्यक्तिगत भी होता है और सामाजिक भी होता है। अब अधिगम के कौन कौन से पक्ष हैं? इसके 3 पक्ष होते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष, सीखने का यह तरीका बौद्धिक विकास तथा ज्ञान अर्जन करने की समस्त क्रिया पर प्रयुक्त होता है। ये क्रियाएं कौन कौन सी हैं? प्रत्यक्षात्मक सीखना, यानी जब किसी वस्तु को देखकर, सुनकर या स्पर्श करके वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वो सीखना प्रत्यक्षात्मक सीखना कहलाता है। शैशव अवस्था और बाल्यावस्था में इसी प्रकार सीखा जाता है। प्रत्यात्मक सीखना, जब बालक साधारण ज्ञान या अनुभव प्राप्त कर लेता है तो वह तर्क, चिंतन और कल्पना के आधार पर सीखने लगता है। साहचर्यात्मक सीखना, जब पुराने ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर किसी तथ्य को सीखा जाता है तो इसे साहचर्यात्मक सीखना कहते हैं। प्रत्यक्षात्मक सीखने में साहचर्य स्थापित होने की क्रिया स्वाभाविक रूप से होती है। किसी चीज़ को अनुभव करते हैं हम क्रिया के द्वारा करके तो वो प्रत्यक्षात्मक होता है और उसके साथ साहचर्य यानी उसके साथ साथ हम सीखते हैं अनुभव के द्वारा, पुराने अनुभव के द्वारा। फिर आता है संवेदनात्मक अधिगम, जब सीखना संवेदन क्रियाओं के द्वारा होता है। इस प्रकार सीखने में कायिक क्षमताओं का प्रशिक्षण होता है, जैसे तैरना, साइकिल चलाना या टाइप करना। मनो शारीरिक या कायिक अधिगम, जिसे सीखने में अंग संचालन तथा गति पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है, उसे कायिक अधिगम कहते हैं। इसमें समस्त शारीरिक कुशलता के कार्य सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे देखना, सिर उठाना, बैठना, चलना आदि आदि। अब सीखने के सिद्धांत: संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। आइए समझते हैं इनके बारे में।
सबसे पहला है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, CR थ्योरी। संबंध प्रतिक्रिया का अर्थ है अस्वाभाविक उत्तेजनाओं के प्रति स्वाभाविक क्रिया का उत्पन्न होना। इस सिद्धांत के प्रतिपादक रूसी शरीर शास्त्री IP पावलोव ने सन 1940 में इसका प्रतिपादन किया था। भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है। इस प्रकार यहाँ भोजन क्या है? स्वाभाविक उत्तेजक है। कुत्ते के मुंह से लार का टपकना स्वाभाविक क्रिया है, अर्थात रिफ्लेक्शन है या सहज क्रिया इसको बोलते हैं। परंतु यदि किसी अस्वाभाविक उत्तेजक के कारण भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो, अर्थात कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगे, तो संबंध सहज क्रिया है या संबंध प्रतिक्रिया कहलाती है। कुत्ते को पहले घंटी के द्वारा भोजन के लिए बुलाया जाता था। तो भोजन क्या हो गया हमारा? स्टिमुलस। कुत्ते के मुंह से लार टपकना हो गया सहज क्रिया भोजन के द्वारा। फिर घंटी की आवाज़ सुनाई देने लगी, तब भी कुत्ते को लगा कि उसके लिए भोजन आ रहा है, तो कुत्ते के मुंह से स्वाभाविक रूप से लार टपकने लगी। तो इसमें भोजन UCS है और लार UCR है। इस सिद्धांत के अन्य नाम भी हैं। कौन कौन से? रूढ़िवादी सिद्धांत, परंपरागत सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। पावलोव को अनुबंधन का पिता या जनक माना जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में यदि बार बार अस्वाभाविक उद्दीपक ही प्रस्तुत किया जाए तो अंततः अनुक्रिया का विलोप हो जाएगा। यदि केवल घंटी की आवाज़ सुनकर कुत्ते को भोजन प्रदान नहीं किया जाए तो वो अनुक्रिया, उसकी लार टपकने वाली अनुक्रिया नहीं होगी, वो उसका विलोप हो जाएगा। यह सिद्धांत सीखने को स्वाभाविक विधि बतलाता है। अब ये सिद्धांत क्या क्या सिखलाता है? सीखने की स्वाभाविक विधि। यह सिद्धांत बालकों के सामाजिकरण और वातावरण से उनका सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करता है। इस सिद्धांत की सहायता से बालकों में अच्छे व्यवहार और उत्तम अनुशासन की भावना का विकास किया जा सकता है। यह सिद्धांत उन विषयों की शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी है जिसमें चिंतन की आवश्यकता नहीं है, जैसे अक्षर विन्यास, सुलेख। बच्चे इसमें ज़्यादा सोचते नहीं है, जैसा बनाया जाता है वैसा ही उसको बना देते हैं। अब विद्यार्थियों के लिए इसका शैक्षिक महत्व क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी तभी सीखता है जब वह क्रियाशील रहता है। यह सिद्धांत क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल देता है। यह सिद्धांत भाषाओं के सीखने तथा सिखाने के लिए विशेष महत्व देता है। शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग इसी सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि से भय संबंधी मानसिक रोगों का उपचार कर सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों को कभी भी ऐसे शब्द ना कहें जो आगे चलकर कुंठाओं में बदल जाएं। बच्चों में प्रेम और घृणा का विकास इसी प्रकार होता है। बार बार हम बच्चों को ये कहते रहेंगे कि तू पढ़ता नहीं है, तू नालायक है, तो बच्चे भी एक बार यही सोचेंगे कि हमारे बारे में बुरा बुरा बोल रहे हैं, इसलिए उनमें घृणा का विकास हो जाएगा। अब दूसरा आता है उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक क्या कहते हैं कि सीखना संबंध स्थापित करता है तथा संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखता है तो उसके समक्ष एक विशेष स्थिति होती है। यह स्थिति उसे एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार एक विशिष्ट स्थिति या उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रक्रिया का संबंध स्थापित हो जाता है। इसे उद्दीपक प्रतिक्रिया कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखता है तो उसके सामने एक विशेष स्थिति होती है। उस स्थिति में एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, तो उस विशिष्ट स्थिति को उद्दीपक कहते हैं और उस प्रतिक्रिया का संबंध स्थापित हो जाता है। इसे उद्दीपक प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे थॉर्नडाइक का प्रयोग बिल्ली पर था। एक भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया। पिंजड़े के बाहर उसने भोजन रख दिया। अब बाहर रखा हुआ भोजन जो था बिल्ली के लिए तो उद्दीपक था। भोजन को देखकर बिल्ली ने पिंजरा खोलकर बाहर आने का प्रयत्न किया। बार बार प्रयत्न करने पर पिंजरा एक खटके से खुलता था। बिल्ली का पंजा उस पर पड़ गया और वो पिंजरा खुल गया और उसे भोजन मिल गया। तो थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग
को बिल्ली पर अनेक बार दोहराया और अंत में एक ऐसा समय आया जब बिल्ली ने बिना किसी भूल के पिंजड़े का दरवाज़ा खोल लिया। इस प्रकार थार्नडाइक के अनुसार उद्दीपक और प्रतिक्रिया का संबंध स्थापित हो गया। तो थार्नडाइक ने सीखने के 3 नियम बताए हैं। कौन कौन से हैं वो नियम? तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का। तत्परता का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार यदि सीखने की प्रक्रिया में भाग ले रहे व्यक्ति में सीखने की प्रबल अभिलाषा है तो सीखना सरल हो जाता है। यदि कोई सीखना चाहता है तो उसके लिए सीखना सरल हो जाता है। एक प्राचीन कहावत कैसे है कि घोड़े को पानी तक तो ले जाया जा सकता है लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अभ्यास का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में अभ्यास व पुनरावृत्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके भी 2 उपनियम हैं, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। अब आता है प्रभाव का नियम। सीखने की क्रिया में सफलता, असफलता, संतुष्टि, असंतुष्टि आदि का महत्व होता है, तो ये प्रभाव रखती हैं। सफलता हमें आगे की ओर बढ़ने को प्रोत्साहन देती है कि हम सफल हो जाएंगे, हमारा करियर सेट हो जाएगा। असफलता हमें वहीं निराश कर देती है कि हम सफल नहीं हुए लेकिन हमें और कोशिश करनी चाहिए। तो ये प्रभाव का नियम है। थार्नडाइक के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है देखते हैं। सीखने में मानसिक तैयारी का महत्व। समस्या समाधान पर बल क्रिया द्वारा अधिगम होता है। मंदबुद्धि बालकों हेतु उपयोगी सिद्धांत है। मानसिक शक्तियों के प्रयोग पर बल मिलता है। निरंतर अभ्यास पर बल है और अनुभव द्वारा आधारित अधिगम पर बल। अब स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत भी कहा जाता है। B.F. स्किनर अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अनुक्रिया पर बल देते हुए यह प्रतिपादित किया कि व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम क्रिया करनी चाहिए। इसे सिद्ध करने हेतु सन 1938 में स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर प्रयोग करके सिद्ध किया। अब इसका शैक्षिक महत्व क्या है? दंड के स्थान पर वांछित क्रियाओं व पुनर्वलन को महत्व दीजिए। इस सिद्धांत में अभिप्रेरणा पर बल देते हुए बाहरी अभिप्रेरकों को महत्व दिया गया। जैसे कोई पास हो जाता है अच्छे नंबरों से तो हम उसको गिफ्ट देते हैं कि आज बहुत अच्छा किया, उसे प्रेरित करते हैं कि आगे भी वह ऐसी ही मेहनत करे। प्रोत्साहन द्वारा सर्वश्रेष्ठ अधिगम। दंड का विरोध। अगर हम दंड दे देंगे तो बच्चा आगे की मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं होगा। निदानात्मक शिक्षण हेतु उपयोगी। अब आता है पुनर्वलन का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं C.H. हल, C.L. हल। C.L. हल का यह सिद्धांत थॉर्नडाइक तथा पावलोव के सिद्धांतों पर ही आधारित था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति का प्रयत्न करता है। सीखने का आधार इसी आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। हम कब सीखते हैं? जब हमें कोई आवश्यकता होती है, किसी आवश्यकता की पूर्ति हमें करनी होती है, तो हम सहज तरीके से उस चीज़ को सीखने का मन बना लेते हैं और उस चीज़ सीख लेते हैं। मनुष्य या पशु उसी कार्य को सीखता है जिसकी आवश्यकता होती है। स्किनर क्या कहता है? इस सिद्धांत को सीखने का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत मानता है वो। यह सिद्धांत बालकों के शिक्षण में प्रेरण पर अधिक बल देता है। बालकों को प्रेरित करके ही पढ़ाया जा सकता है। हल क्या कहता है? सीखने का कारण किसी आवश्यकता का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूरा किया जाना है। अब आती है हमारी सूझ का सिद्धांत। इसके अन्य नाम हैं गेस्टोल्टवादी सिद्धांत, अवयवी सिद्धांत, समग्राकृति सिद्धांत, रिक्त पूर्ति सिद्धांत, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक वर्दीमर, कोफ्ता, कोहलर हैं। गेस्टोल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समग्र। मनुष्य कुछ कार्य बिना बताए सीख लेता है, वह अपनी सूझ से सीखता है। इस प्रकार के सीखने को सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। बालक भी प्राय सूझ से कोई काम करना सीखते हैं। सूझ का आधार कल्पना है। जिस व्यक्ति में जितनी ज़्यादा कल्पना होती है उसमें उतनी ही अधिक सूझ होती है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक स्वयं खोज करके ज्ञान प्राप्त करता है। यह सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी होता है। यह सिद्धांत कला, संगीत, साहित्य की शिक्षा के लिए विशेष उपयोगी है। अब इस सिद्धांत में चिंपांजी पर प्रयोग किया गया था। उसे पिंजरे में बंद रखा गया और बाहर केले रख दिए गए।
पिंजरे के अंदर एक छड़ी रखी हुई थी जिससे केले को खींचा जा सकता था। तो अपनी सूझबूझ से उस चिंपांजी ने छड़ी की सहायता से केला प्राप्त कर लिया। गेस्टल्टवादी सिद्धांत के नियम क्या हैं? समानता का नियम। इसके अनुसार वस्तु या उद्दीपक जो आकृति, आकार आदि में समान होते हैं एक इकाई के रूप में देखे जाते हैं। निकटता का नियम। इसके अनुसार वस्तु या उद्दीपक जो निकट हैं उन्हें एक इकाई के रूप में देखा जाता है। अब आती है संरचना का नियम। इस सिद्धांत में अधिगम की पूर्ण प्रक्रिया उस समय पूर्ण मानी जाती है जब प्रक्रिया का निश्चित रूप से प्रकट होता है। समापन का नियम। इसके अनुसार किसी समस्या पर ध्यान केंद्रित करना। समागम का नियम। इस सिद्धांत के अनुसार मस्तिष्क अपने पूर्ण रूप में एक या एक से अधिक भागों की अनुपस्थिति के बावजूद उनके संपूर्ण रूप का अनुभव करता है। अब इसके शिक्षा में क्या महत्व है? पाठ योजना और पाठ्यक्रम का निर्धारण इसी सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र इसी पर आधारित है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी है। यह बालकों में रटने की प्रवृत्ति का विरोध करता है तथा विषय वस्तु का संपूर्ण ज्ञान प्रदान करना चाहता है। समस्या समाधान विधि द्वारा सीखना इसी सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत गणित, विज्ञान, व्याकरण आदि विषयों को सीखने के लिए अधिक उपयोगी है। इन विषयों के अंतर्गत ऐसी बहुत सी समस्याएं आती हैं जिन्हें केवल सूझबूझ से ही सुलझाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।